ये सवाल हम आपको छोड़ के गए थे और बोले थे कि बाबू इस सवाल का जवाब हमें चाहिए जैसे ही आपको ये क्लास चालू करेंगे। तो पिछली क्लास में ये क्वेश्चंस हम आपको बताए नहीं थे, इसका क्या आंसर होगा बताइए जरा सा। अभी बताएंगे, शांति से सभी लोग रहिए, सब लोग आराम आराम से देखिए। सवाल ऐसे समझा देंगे आपको, ये टाइप है, अभी तो केवल एक फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चंस के थोड़े से प्रकार हैं। इस सभी प्रकार का जो तरकारी मिलेगा, मिक्स मिलेगा, ये आपको लास्ट में मिलेगा, चैप्टर के एंड टाइम में मिलेगा। पूरा प्रैक्टिस आपको एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, 2 दिन तो कम से कम फुल्ली न्यूमेरिकल आपका चलेगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल भाई सीखना है, कोई ऐसे नहीं चलना है कि चल दिए काम हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग वाले 4 पोल जनरेटर में, 4 पोल जनरेटर में, तो भैया पहले पोल लिख लीजिए। तो पोल हम लिख लेते हैं, पोल की संख्या कितना है भाई? पोल की संख्या आपका 4 है, ठीक है। और स्लॉट की संख्या कितना है? 51 है। स्लॉट मतलब क्या? जो अपना आर्मेचर होता है ना, अंदर में घूमने वाला पूरा स्लॉट आपको दिखाएं, हर लेक्चर में देखे होंगे आप। उसमें जो स्लॉट है तो 1 2 3 4 5 करके 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर है। तो टोटल कंडक्टर की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर को सूचित करते हैं हम लोग किससे? जेड से करते हैं, ठीक है ना, जेड से करते हैं। अब कंडक्टर ये कर 1500 आरपीएम पर संचालित है, तो जो आर्मेचर की गति होगा, गति को हम लोग सूचित करते हैं किससे? एन से। एन कितना है? 1500 आरपीएम है। कितना? 1500 आरपीएम। एकदम प्यार से देखिए। अब कह है कि उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? उत्पन्न वोल्टेज यानी ईजी, जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा? फ्लक्स को मानना है कितना? 7 मिली वेबर पर पोल। फ्लक्स है 7 मिली वेबर। हमको फ्लक्स किस में चाहिए? वेबर में। तो हम बोले थे या तो 1000 से भाग कर दीजिए या 10 पावर 3 से गुना कर दीजिए, ये चला जाएगा वेबर। किस में चला जाएगा? वेबर में चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखिए, आर्मेचर वेव बाउंड है, हम बोले इसको नहीं भूलना है, यही एकदम क्या है? की है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा नहीं तो। ये कौन सा है? वेव वाइंडिंग है। अगर आप वेव वाइंडिंग कह दिए तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 2 हो जाएगा। और जेड हो गया कितना? 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 है, तो ये कितना हुआ? टोटल 51 गुना 20 हो गया। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है क्या? ईजी बराबर 5ZNP। क्या लिखना? ईजी बराबर 5ZNP बटा 60 इंटू ए। ये फॉर्मूला है, बस इसी पर लिख देना है। फ्लक्स का मान कितना है? फ्लक्स कितना है? 7 गुना 10 पावर 3, 7 गुना 10 पे पावर -3, और जेड का मान है 51 गुना 20, और एन है 1500 आरपीएम, और पी है कितना? 4 पोल। ये है वेव बॉन्ड, वेव बाइंडिंग है, तो 60 और ए की जगह पे क्या होगा? 2। क्लियर है? इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 2 3 0, ये खत्म हो गया, गया काम से। आप देखिए 15 चौके 60 और 4 से 4 गया, फिर चला गया 4 से 4, 2 को 2 से प्यार हो गया, बचा क्या भाई? 7 गुना 51 बचा, 7 1 7, 7 5 35, कितना हो गया? 357 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? जिन लोगों का 357 वोल्ट आंसर आया है उसका सबका जबरदस्त है, ठीक है, कैलकुलेशन एकदम फास्ट है, ठीक है। A4 होगा ना? अरे बाबू दिमाग नहीं काम कर रहा है, वेव बाउंड लिखा हुआ है, वेव बाउंड में A बराबर 2 होगा। अगर लेप बाउंड होता तो A की जगह पे 4 लिखते हैं। अमितेश राज जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
चलिए, हो गया आंसर, जिसका था मिल गया, खेला खत्म। चलिए अब चलते हैं डीसी जनरेटर के परिवार में। डीसी जनरेटर के परिवार में अब आप देखने वाले हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि डीसी जनरेटर में थोड़ा सा एक फिगर पीछे लेते हैं। यहां पर ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? जरा बताइए, ये आपको क्लियर दिख रहा है? ये ब्रांच आपका क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा बस 2 लाइन इसमें चर्चा करेंगे, बाकी सारी लाइन नीचे लेके चलेंगे आपको, और पूरा खानदान समझ में आएगा बाद में। पहले खानदान का पता कर लीजिए कि डीसी जनरेटर में आखिर है कितने नाती पोते हैं, कि कौन परदादा बन गए, कौन वंशज नहीं बढ़ा पाए, इसको देखेंगे, एकदम जबरदस्त याद रखेंगे। बताइए, ये दिख रहा है आप लोगों को? बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा बता दो। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो आगे चलते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। ठीक है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। आइए, यहां से नहीं दिखता है तो यहां से क्लियर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना? इसमें कोई संकोच है? सबका हिंदी भी लिखेंगे, जो भाषा शुद्ध हिंदी में लिखा जाएगा उसको भी हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एकदम आंख में रतौंधी खाली नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का प्रकार। डीसी जनित्र का वर्गीकरण या प्रकार, डीसी जनित्र का प्रकार। ठीक है, डीसी जनरेटर का प्रकार। अब आप लोगों को अभी भी देखिए, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि क्लास का टाइमिंग क्या है। धन्य है दिव्या चौधरी जी एलपी, क्लास का टाइम 7 बजे से है। शुरुआत से देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। बोले ना, यही तो है। अब देखिए, टाइप ऑफ डीसी, अरे मोटर हो गया जी, या जनरेटर लिखना बाबू, जनरेटर, जनरेटर, मोटर लिखा गया है यहाँ, जनरेटर लिखना है। ठीक है, अब आइए जनरेटर की बात करें तो एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, जिसको बोलते हैं अस्थाई चुंबकीय जनित्र। अस्थाई चुंबकीय जनित्र। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, क्लास हिंदी में ही होता है। शिवम यादव जी, क्लास हिंदी में होता है लेकिन टेक्निकल है। अरे सब लोग इधर तो बिना पढ़ा लिखा आदमी, भैंस चढ़ने वाला आदमी भी एकदम मोबाइल में सेटिंग खोजता है, मैसेज बोलता है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, सेंड कर दो, रिसीव कर लो। हेलो रिसीव करते काहे नहीं, वो सब इंग्लिश से बोलता है भाई। नाम इंग्लिश सुन करके इतना डर जाता है, ऐसा कैसे होगा? लिखा देते पूरा। अब देखिए, ये है आपका परमानेंट मैग्नेट वाला, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है, ये वाला सेल्फ एक्साइटेड और ये सेपरेटली एक्साइटेड, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में 2 प्रकार के। देखिए, परमानेंट मैग्नेट का कोई वंशज नहीं बढ़ा, कुछ नहीं कर पाया, बेचारा फिक्स रह गया, परिवर्तन नहीं किया अपने आप में, बदलाव नहीं हो पाया, तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, ये यही खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को 2 बेटा, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। ये क्या होता है एकदम पूरा बारीकी से देखेंगे, पहले समझ लीजिए। चलिए, अब सेपरेटली का मतलब होता है पृथक उत्तेजित जनित्र। अब एक्साइटेड वर्ड का यूज हम लोग करेंगे, ये क्या होगा पूरा क्लियर आगे समझाएंगे, एक्साइटेशन क्या होता है। सेपरेटली का मतलब होता है पृथक उत्तेजित जनित्र, जनितर। सेल्फ का होता है स्व उत्तेजित जनित्र, स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संट को संट ही लिखते हैं,
अंट संट नहीं लिखते हैं, संट, ठीक है। और ये लिखते हैं सीरीज को श्रृंखला या श्रेणी, श्रेणी जनितर। कंपाउंड को होता है मिश्रित जनितर, जनित्र। अब कम्युलेटिव, अब पहले समझ लीजिए बात को, क्लियर समझिए ये क्या कह रहा है, गड़बड़ाना नहीं है। हमने कहा कि एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनित्र, विद्युत चुंबकीय जनित्र। विद्युत चुंबकीय जनित्र को दो बेटा हुआ, एक हुआ सेपरेटली एक्साइटेड, पृथक उत्तेजित, और एक हुआ सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली वाला पूरे परिवार में अलगे चल रहा है, किसी से मतलब नहीं है, मिलजुल कर काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ऐसे बदमाशी किया, इसका भी कोई आगे बिजनेस बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसका कोई प्रकार नहीं हुआ, मतलब इसके भी वंशज में ये निवंश रह गया, समझ रहे हैं। इसके बाद आपका कौन हो गया, सेल्फ एक्साइटेड। क्या, सेल्फ एक्साइटेड, जो सेल्फ है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसमें तो वृद्धि होगा ही होगा। तो सेल्फ एक्साइटेड वाला जो है उसको तीन गो बेटा हुआ, एगो संत, पहला वाला संत, संत महात्मा बनेगा ही, किसी से मतलब नहीं रहेगा, ना आगे ना पीछे, बताएंगे क्लियर, बहुत जबरदस्त क्लास चलेगा आज। दूसरा सीरीज जनरेटर, क्या, सीरीज। और तीसरा है संट और सीरीज दोनों का गुण वाला, हाइब्रिड समझिए, कंपाउंड, संट के तरह भी बिहेव करता है और सीरीज की तरह भी, दोनों का गुण समाहित है तीसरा वाला में, छोटका वाला, ढेर खतरनाक वाला। सब बताएंगे बाबू, सब बताएंगे। सेल्फ एक्साइटेड क्या होगा, अभी तो सिर्फ नाम ले रहे हैं, अभी नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कितने लोग हैं, ठीक है। अब सबको एक एक करके स्पेशल स्पेशल पढ़ाएंगे, ठीक है। और कंपाउंड का भी दो होता है, एक कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का मतलब संयोजित, डिफरेंशियल का मतलब विभेदी, नाम लिखाएंगे आगे। अब कम्युलेटिव कंपाउंड को भी दो गो बेटा होता है, देखिए यहां पर कंबाइंड किया गया है, एक होता है लॉन्ग शंट कम्युलेटिव, एक होता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव। डिफरेंशियल भी दो होता है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। अब ज्यादा अंदर जाइएगा तो डूब जाइएगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, मोती किनारों में नहीं मिलता है, समंदर में गोताखोर कितनी बार गोता लगाता है तब जाके मोती उसके हाथ में आता है, ठीक है। तो गहराई में तो जाना पड़ेगा, धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं जाते, धीरे धीरे चलेंगे, समझ रहे ना। चलिए, अब ये प्रकार है इसका, आप इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि अब एक एक करके हम चलेंगे, आपको आगे बता रहे हैं, ठीक, समझ गए सब। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, किससे, पहला था, पहले याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए, पहले हम बोले थे कि एक होगा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लगता है कि एकदम तुरंत हो जाएगा, फंसता कैसे आगे इसमें समझा देंगे हम आपको, जितने लोग कम से कम हैं उतने लोग ध्यान दीजिए। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसमें चुंबकीय फ्लक्स को उत्पादन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है, पीछे से रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कॉइल को घुमाएंगे, कंडक्टर को घुमाएंगे तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा, यानी वोल्टेज पैदा होगा, है कि नहीं। तो फ्लक्स चाहिए ना, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, और परमानेंट मैग्नेट ये एन और एस है, इसमें फ्लक्स के मान को नहीं बढ़ा सकते। जब फ्लक्स के मान को नहीं बढ़ा सकते तो बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहेंगे, कई लोग कहेगा सर स्पीड बढ़ा देंगे खूब, स्पीड इंडिया में औकात बढ़ाने का 3000 आरपीएम है सामान्यतः। क्या 3000 आरपीएम के बाद आप मशीन को नहीं घुमा सकते हैं ना नॉर्मली, इसीलिए इसमें एक्साइटेशन का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, ठीक है। और बेहतर तरीके से देखेंगे, जस्ट आज का क्लास सीरीज जनरेटर समझाएंगे पूरा, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इसलिए बोलते हैं कि इसमें अस्थायी चुंबक का यूज करते हैं,
और फ्लक्स निकालने के लिए और घुमाएंगे, छोटे छोटे जनरेटर का काम होता है इसमें। ये बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज 1000 वोल्टेज 2000 11000 नहीं पैदा कर सकता है। कौन? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। वैसे जनरेटर जिसमें परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स पैदा करने के लिया जाए, वैसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के जनरेटर में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? क्या? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें फ्लक्स का मान ज्यादा नहीं बनेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है। अब जब दो अस्थायी चुंबक के बीच में कंडक्टर को घुमाया जाता है, जब दो अस्थायी चुंबक के बीच में, ये एन और एस जो है वो अस्थायी चुंबक है, जब इसमें घुमाया जाता है तो कम मात्रा में धारा प्राप्त होता है, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। तो कम मात्रा वाला का दुनिया में है, कम पैसा वाला का भी दुनिया नहीं। मिडिल फैमिली वाला पैसा ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नौकरी मिलना चाहिए, मजा मिलना चाहिए। कह रहा इससे अधिक मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न करना संभव नहीं है। किससे? परमानेंट मैग्नेट वाला में। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का उपयोग हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अब जरूरत नहीं है लेकिन आवश्यकता पड़ता है, वहां लाना ही पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं इसका उपयोग जो है इंस्ट्रूमेंट में करते। कर कौन सा इंस्ट्रूमेंट में? तराजू में। तब किस में? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तराजू भी है, धर्म काटा है, उसमें नहीं। जहां हम लोग वोल्टेज मापते हैं, करंट मापते हैं, यानी वोल्ट मीटर, ए मीटर, वाट मीटर, उसमें हम लोग करते हैं। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या? पीएमएमसी, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जिसमें डीसी पर करंट और वोल्टेज मापा जाता है, उसमें प्रयोग करते हैं ईडी करंट के रूप में, या परमानेंट मैग्नेट ब्रेकिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। वो हम लोग आगे चलेंगे तो बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये था परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, इसका काम खत्म। जिसका उपयोग ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा वोल्टेज पैदा नहीं कर सकता है, वो कहानी संभव नहीं है, पैसा खर्चा करना बेकार है। अब मेरे दोस्त एक बात हम आपको समझा दें क्लियर रूप से। अब आते हैं किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखिए, डीसी जनरेटर का दो बेटा, एक परमानेंट मैग्नेट, खत्म कहानी। जो उपयोग हुआ, कम वोल्टेज पैदा किया, साइड हो गया, सेवा नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, बाल बच्चा कोई नहीं हुआ, खेला खत्म हो गया। अब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो प्रकार के जनरेटर आपको बताइए। अभी जस्ट बोले है, हिम्मत तो बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो प्रकार के जनरेटर बोले, दो प्रकार के जनरेटर कौन है बताइए? हाँ ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी इसका उपयोग होता है, तो हम लोग ब्रेकिंग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। बताइए। परमानेंट मैग्नेट को देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो प्रकार के, एक सेल्फ और एक सेपरेटली। जी बहुत बहुत अच्छा, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग, अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको बता दें कि हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो सेपरेटली एक्साइटेड, इसका कहानी खत्म होने वाला है। आपको पता था कि सेपरेटली को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, यानी कोई पुत्र प्राप्ति या कुछ भी नहीं हुआ था, वंशज में वृद्धि नहीं हुआ था। काहे नहीं हुआ था? क्या रीजन है? आइए देखते हैं क्या होता है सेपरेटली एक्साइटेड। और बहुत लोगों के दिल में ख्याल आता है कि सर एक्साइटेड क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है। ये वर्ड अब बहुत दिन तक यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसको समझना जरूरी है। एक्साइटेशन का वर्ड ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दें। जैसे हम लोग एक कॉइल है ना, ये इसमें जैसे हम लोग करंट देंगे, जब किसी कॉइल में करंट देते हैं तो ये क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ठीक है, क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन करना। फील्ड का मतलब क्या? फील्ड मतलब क्रिकेट का फील्ड नहीं, फील्ड का मतलब चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में कहते हैं उत्तेजना, उत्तेजित करना। क्या उत्तेजित करता है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्तेजन पैदा करना। यानी जब किसी कॉइल में
सप्लाई दीजिएगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम एक्साइटेशन बोलते हैं, हिंदी में उत्तेजन बोलते हैं, इंग्लिश में एक्साइटेशन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया ये बात? एक्साइटेशन का मतलब समझ गए ना? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा हो रहा है? कोई खुद ब खुद पैदा कर ले रहा है, किसी को बाहर से जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, तो ये होता है सेपरेटली। आइए आप समझिएगा और बहुत तरीके से। बहुत लोगों के दिल में आता है एक्साइटेशन क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए, समझना बहुत जरूरी है। अब आइए, सेपरेटली का मतलब होता है अलग, सेपरेटली मतलब पृथक। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब पृथक उत्तेजित, यानी फील्ड उत्पन्न करने के लिए बाहर से जुगाड़ लगाते हैं, अलग से। जैसे आपको आराम से बताते हैं, किसी भी जनरेटर में दो पार्ट मेन होता है, एक होता है मैग्नेटिक पोल और एक होता है उसके अंदर घूमने वाला आर्मेचर, जिसमें कॉइल होता है। इसमें देखिए, ये आर्मेचर है, जरा गौर से देखिएगा, ये आपका आर्मेचर है, इसमें कॉइल होता है। ये जो सिंबल, ये ब्रश है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है फील्ड। फील्ड का मतलब चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स के अंदर कॉइल को घुमाना है, तब वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज जनरेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कॉइल को घुमाना है। तो इस जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है वो अलग से सेपरेटली किया जा रहा है। सेपरेटली मतलब मशीन घुमा रहे हैं इधर और चुंबकीय फ्लक्स बना रहे हैं बाहर से डीसी सप्लाई दे करके, ये बाहर से सप्लाई देते हैं। इसके लिए लेड एसिड सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये ऐसा जनरेटर है कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए बाहर से बैटरी की आवश्यकता पड़ रहा है। बताइए, आप किसी को फंक्शन में, शादी में जनरेटर भाड़ा करिएगा, किराया पे लाइएगा, तो कहेगा कि बैटरी का किराया आपको लेना पड़ेगा। ये पहले होता था, तो जनरेटर भी खींच के ले जाइए और बैटरी भी ले जाइए। बैटरी अच्छा चार्ज नहीं है तो जनरेटर का कोई काम नहीं, तो बड़ा लफड़ा होता था और महंगा भी होता था। इसीलिए ये जनरेटर बहुत दिन तक चल नहीं पाया, ये जनरेटर बहुत दिन तक चल नहीं पाया। मतलब यहां पर इसीलिए कहते हैं कि जिस जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की व्यवस्था अलग से कराया जाए, बाहर से डीसी सोर्स देकर के चुंबकीय क्षेत्र निर्माण किया जाता है, वैसे जनरेटर को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। यानी एक्साइटेशन के लिए, यानी फील्ड उत्तेजन पैदा करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं। बस इतना बात समझ लीजिए। क्वेश्चन जो हम बोले हैं, मेरे लफ्जों से जो बोला हुआ बात है उसी तरीके से पूछेगा। आगे क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। मजा इस बात का है कि आप थ्योरी भी पढ़िए और टू द पॉइंट क्वेश्चंस का भी नजारा आप देख लेंगे आज, ठीक है। आगे चले, तो यहां पर इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई देकर के उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित मतलब समझ गए हैं, बाहर से सप्लाई देकर चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है। इस जनरेटर का ज्यादातर उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। किस में करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप नहीं पढ़े तो सेल एंड बैटरी के चैप्टर को जरूर जाके देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकदम पूरा पूरा जबरदस्त तरीके से, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस सब एकदम पढ़ा है। इसीलिए कहते हैं कि आप ना पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, धीरे धीरे सभी सीढ़ी पर चढ़ोगे तो चढ़ने में मजा आएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। एक सीढ़ी के बाद डायरेक्ट छठा सीढ़ी पे चढ़ोगे तो पूरा दम पिछवाड़ा से लगाना पड़ेगा, तो भी पता नहीं चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। यही कहानी पढ़ाई में भी होता है भाई, ठीक है। तो याद रहे आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैडम को चुपके से क्या करते हो, चांदी का कलर प्लेट चढ़ा करके झुमका खरीद के ला के दोगे। अब मैडम समझदार होगी तो घीस के समझ जाएगा, नहीं तो कहेगा बाप रे बाप चांदी के हमारे दूल्हा जी ला के दिए हैं। लेकिन यानी कि प्लास्टिक पर भी आप देखोगे सोना का लेप चढ़ाया होता है, यानी स्टील पर अगर आप सोना का परत चढ़ाना है, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, कैथोडीकरण बोलते हैं। कैथोड पर लगा करके करते हैं, कैथोडीकरण कहते हैं। तो वहां पर डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है।
तो वहां पर इस जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं डीसी सप्लाई के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से सप्लाई से होता है? डीसी सप्लाई से। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर के इतर भी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। यह महंगे होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में परेशानी होता है। काहे नहीं, आप बैटरी ले जाइए, पूरा सब चीज सेटअप लेके जाइए, बैटरी फूट उठ गया प्रॉब्लम हो जाएगा। फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल के बीच अनंत प्रतिरोध होता है। ये क्वेश्चन नया है, नए तरीके से पूछा जाने लगा, आजकल ट्रेंड में है। और लड़का 90 से 95% क्वेश्चन को भूल जाता, समझ में नहीं आता उसको। वो क्या करता है, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम कर देता है या 100 से 200 ओम तक कर देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको फिगर के साथ समझा देते हैं, आप लोग को ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। कह रहा है कि ये देखिए, ये है फील्ड वाइंडिंग, ये है आर्मेचर, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। आर्मेचर और फील्ड के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। आर्मेचर और फील्ड के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। विद्युतीय रूप से ये ओपन सर्किट का काम करता है, खुला परिपथ। और खुला परिपथ का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबको पता है, कौन नहीं जानत है जग में नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब सर्किट विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ा है तो सबसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। इसीलिए यहां पर देखिए, कॉइल, फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल के बीच प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। ये कोई भूलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर बहुत आसानी से जिक्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात अगर बात करें तो आइए आपके सामने क्वेश्चन है, दीजिए जवाब। अभी अभी पढ़े हैं, जवाब तो ऐसे दीजिएगा जैसे एरोप्लेन का स्पीड होता है, बुलेट ट्रेन की तरह जवाब देना है क्या देना है ना? चलिए दिया जाए जवाब। चलिए प्यार से दीजिएगा। कई लोग कहते हैं फेंक के जवाब, फेंक के जवाब नहीं देना है, प्यार से जवाब देना है। प्यार से दुनिया पता है ना क्या क्या डुबा देता है चलिए क्या होगा इसका जवाब? एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडल डैश में संयोजित होता है। कैसे संयोजित होता है? क्या बात, जबरदस्त, क्या बात, जिंदाबाद, जबरदस्त सही बात। हम अभी बोले कि इसका जो ये डी लिखा हुआ, ये कितना अनर्थ हो गया जी, सी आंसर होगा। ये पगला है, ये सी आंसर होगा। इसमें क्या है? शंट फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर आपस में क्या ओपन होगा? होगा ना? अब देखिए ये आंसर गलत है लेकिन कंफर्म आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये है हिम्मत, ये है पढ़ने का जज्बा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, टू द पॉइंट आंसर देना है। पूछा गया क्वेश्चन से बाबू, ठीक है। चलिए समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन से, वे डैश वे हैं जिनके क्षेत्र चुंबक डीसी धारा से स्वतंत्र बाह्य स्रोत से सक्रिय होता है। क्षेत्र चुंबक डीसी धारा के एक स्वतंत्र बाह्य स्रोत से सक्रिय होता है, यानी एक्टिव होता है या क्या होता है? बताइए। ले लो बौका जवाब देगा अभी, आज ना अभी सब जवाब देगा, ए से जेड तक सब फटाफट जवाब देगा, कोई समस्या ही नहीं होगा है? यही दिन में सर क्वेश्चन टाइप भी कराते जाइए भाई, कराते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब हमारे जिम्मेदारी है। आज जिसको पढ़ना है, नौकरी लेना है, ऐसो आराम करना है, नौकरी लेकर के बढ़िया बढ़िया छोकरी से ब्याह करना है, ओकरा कोई जिम्मेदारी नहीं, सब हम ही कराएंगे। आजकल के गुरुजी को पढ़ाने से मतलब नहीं, नौकरी दिलाइए, नौकरी दिलाते गुरुजी हुए, नहीं तो सब शुरू है, कोई मतलब नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका आंसर हो गया पृथक उत्तेजित जनितर, सही आंसर आप लोगों का। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब चलते हैं, हमने पढ़ा परमानेंट मैग्नेट का खेला खत्म किए, सेपरेटली का भी कोई प्रकार नहीं था, ये कुछ क्वेश्चंस के प्रकार थे। एक दो प्रकार आपको दिखाएं जो ट्रेंडिंग में, और ये अनंत प्रतिरोध वाला ये भी ट्रेंडिंग में। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने जाइएगा, आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर में। अब चलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेशन, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात अभी पढ़ लीजिए। सेल्फ एक्साइटेशन
फिर इसके पूरे प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। एक बात हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि जनरेटर हम पढ़ा रहे हैं, आपको अगर नए तरीके से नहीं लगेगा तो आप फेंक करके वहां से बोल सकते हैं, जो मर्जी आए आपके जुबान पे आप बोल सकते हैं कि सर कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। ये बात जान लीजिए, पूरे बेस को इस तरह से मजबूत करेंगे कि खड़ा होकर नाचोगे यार, सही बता रहे हैं। और जो लोग जनरेटर को सही से पढ़ लिया तो मोटर को हवा बना देना है पूरा स्पीड में। चलिए अब हम कह रहे हैं कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। पहले समझाते थे फिर आपको बताते थे, आइए इस बार लाइन दिखाते हैं क्या है, इस लाइन से आपको क्या समझ में आएगा। इस प्रकार के जनरेटर में बाहर से फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई नहीं दिया जाता है। जब आर्मेचर पोल के प्रभाव में घूमता है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे क्या समझोगे, क्या होगा बबुआ, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। कितने लोग समझ गए बता दीजिए कि इस प्रकार के जनरेटर में बाहर से फील्ड सप्लाई नहीं दिया जाता है। ये बात तो समझ गया, कोई समझ जाएगा कि सर सेल्फ एक्साइटेड में बाहर से डीसी सोर्स नहीं देंगे, मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद कैसे पैदा करेगा। ये लाइन लिखा कि जब आर्मेचर पोल प्रभाव, पोल मतलब क्या, मैग्नेटिक पोल के प्रभाव में घूमता है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ पैदा हो जाता है। समझ में आया ये बात। आइए अब अंतरात्मा में सेट करते हैं कैसे, पूरा पूरा सर्जरी बोले ना तो सर्जरी करके बताएंगे भाई। परिभाषा तो जिंदगी में, किताब में, दुनिया में समंदर है किताबों का। किसी को तैरना आता है तो समंदर के ऊपर में तैर जाता है, किसी को तैरना नहीं आता तो छोटे से तालाब में डूब के पानी पी के ऑफ ऑफ करके मर जाता है। मर जाता है कि नहीं मर जाता है। तो आइए तैरना सीखिए, डरिए नहीं, गहराइयों से डर तब नहीं लगेगा जब आपको तैरना आएगा, ठीक है। चलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड, एक चीज हम आपको बताते हैं फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें कह रहा है कि बाहर से सप्लाई नहीं देते, ठीक है। क्या आपके गांव में जो जनरेटर है उसमें कोई मैग्नेट अलग से लगाया जाता है, बैटरी लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। उसके अंदर जो पोल होता है एन और एस, ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये कॉइल लपेटा जाएगा, ये ठीक है। अब देखिए एन और एस, ये कह रहा है कि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशेष चुंबक। अवशेष चुंबक कैसे होगा, अवशेष चुंबक कैसे होता है, क्या होता है पता है। जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप सप्लाई देते हो तो वह चुंबक बनता है। बहुत देर तक सप्लाई देने रहने के बाद जब सप्लाई को काट दोगे तो उसके अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण बच जाता है। रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी बचा हुआ चुंबक को अवशेष चुंबक बोलते हैं, जिसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसी को हिंदी में कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हिंदी में कहते हैं अवशेष चुंबक। ये बात याद रखिए, इतना तो समझ में आ गया ना। अब ये जो दो चार फ्लक्स है इसके अंदर अपना क्या लिखते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल। कोई चुंबकीय क्षेत्र बाहर से नहीं लगाएं, लेकिन दो चार फ्लक्स मान लीजिए इससे, वो जो बचा हुआ था ये चल रहा है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या किए, मशीन लगाएं और लगे स्टार्ट करके घुमाने। तो देखिएगा आप कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जनरेटर के टर्मिनल से पूरा पंडाल का लोड नहीं दे के रखता है। वो करता क्या, पहले मशीन को स्टार्ट करेगा, मशीन एकदम पूरा स्पीड पर चलने लगेगा, तब जाके कुछ देर के बाद वो कनेक्शन देगा। इसका कारण क्या है ये भी हम लोग समझेंगे पढ़ते पढ़ते, ये हम ये नहीं बता सकते, अब बताएंगे कि कल बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा या अभी होगा, जब मौका मिल जाएगा, क्वेश्चन आएगा, चर्चा कर लेंगे। देखिए अब इस चार फ्लक्स के वजह घूमेगा तो मान लीजिए 4 वोल्ट पैदा हुआ। कितना पैदा हुआ, 4 वोल्ट पैदा हुआ। यही 4 वोल्ट देखिए ये जो है ना इसी से कनेक्टेड रहता है। अब बाकी कम्यूटेटर से टर्मिनल पर तो जाता ही है, मशीन के टर्मिनल पर,
और जो वोल्टेज 4 वोल्ट पैदा हुआ ना, अभी लोड नहीं लगाए, खोल के रखे हैं, यही 4 वोल्ट क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में गया, और 4 वोल्ट गया, पहले से 4 फ्लक्स जा रहा था, 4 वोल्ट और चला गया, मान लीजिए 8 फ्लक्स हो गया, घूम रहा है, फिर और वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, 8 फ्लक्स काटा तो वोल्टेज ज्यादा हुआ, फिर 8 वोल्टेज बढ़ेगा। इसी तरीके से मशीन पूरा स्पीड हो जाता है तो फ्लक्स का मान एकदम कंटिन्यू हो जाता है और आपका मशीन सामान्यतः वोल्टेज देने लगता है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई सप्लाई सोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ा, अब ये अंदर के ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अवशेष चुंबक के कारण ये पूरा पूरा फ्लक्स पैदा करके जितना आवश्यकता, इसका समान आवश्यकता का फ्लक्स है वो मिलने लगा, वोल्टेज पूरा पूरा पैदा करने लगा। अब हम लोग वोल्टेज पूरा पैदा करने लगा, अब इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बाहर के लोड की तरफ। तो ऐसे जितने भी जनरेटर होंगे ये सारे के सारे जनरेटर कहलाएंगे क्या, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्वयं पैदा करता है, इसलिए सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को क्लियर? इतना लोग समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा सुनिएगा, एकदम क्लियर वे में सुनिए, बहुत जबरदस्त तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अगर सही से सुन पा रहे होंगे तो समझ एकदम आ रहा होगा। थोड़ा सा बोलेंगे कुछ, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कनेक्शन जरूरी है ना बाबू। कम्युनिकेशन अकेले बोलने से नहीं होगा। अब अकेले हम बक बक बागेश्वर बाबा का करते रहेंगे जैसे, तो ऐसे नहीं होगा, सामने वाला को भी बोलना पड़ेगा। ये सत्संग नहीं है कि खैनी लगा रहे हैं, आप बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, अब बाबा जी को समझ में आया, कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो अंत में क्या होता है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जाए, तब खैनी लटाए, मोबाइल पकड़े, सब हाथ उठा के जाए बोलता है, एक्टिव होता है कि बाबा को सुनो। समझ रहे मेरी बात? ये इसीलिए कहते हैं कि कनेक्टिंग होना बहुत जरूरी है। आप बोलते रहिए, समझ में आ रहा है सभी को? बोलिए। अरे भाई हौसला बुलंद करो, तवज्जो दिया करो यार, तवज्जो समझते हो कि नहीं? जब कोई स्टेज पर चाहे कव्वाली गाने वाला हो या शायरी कहने वाला होता है तो सामने वाला कहता है वाह 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 वाह, क्यों बोलता है? क्योंकि सामने वाला को लगे, जो सुना रहा है उसको लगे कि सामने वाला सुन रहा है, अच्छा से बताया जा रहा है। या अगर कोई नहीं, देखिए डांस करने वाला डांसर को देखते हो, आप सीटी बजाओगे, ताली बजाओगे जबरदस्त, तो और एनर्जी से नाच दिखाएगा, डांस दिखाएगा, अच्छे से कला आपको दिखाएगा। आप मजा नहीं लोगे, उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। ये हकीकत कहानी है जीवन का। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको अप्रिशिएट कोई नहीं करे, रोज यही कि तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप पढ़ते हो, नंबर 1 नंबर के बाद 5 नंबर बढ़ता है तो आपको लगता है, कह देगा कि ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो और बढ़ जाएगा, तो आप मेहनत करोगे, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये जीवन का सत्य है। चलिए अगला चले, हम कह रहे थे, अभी बता दिए ना सेल्फ एक्साइटेड क्यों बोलते हैं, यही बात लिखा हुआ था कि इसमें बाहर से कोई सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं दिया जाता है। जब जब आर्मेचर को, जब ये आर्मेचर है, ये कॉइल वाला आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक पोल के अंदर घुमाया जाता है, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, अवशेष चुंबक के कारण इस वाइंडिंग में, इस कॉइल में कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। अब इस लाइन को मिलाइए, मेरी कही गई बातों को मिलाइए, अब आपके अंदर में पूरा पूरा पहुंच गया होगा। हमें उम्मीद है कि हमको समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग को बताएं। ठीक है, शुरू से देख लेना भाई, ठीक है, समझ में आ जाएगा कब क्या है कब नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है इसका जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी जनरेटर, और एक होता है शंट जनरेटर, और एक होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। यही था ना, सेल्फ एक्साइटेड का 3 गो बेटा, एगो सीरीज, एगो शंट, एगो दोनों का मिलाया गया गुण कंपाउंड, जिसमें सीरीज का भी गुण हो और शंट का भी गुण हो, ये होगा कंपाउंड। 3 प्रकार के, इसी को सबसे ज्यादा पढ़ना है और इसी में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन में। चलिए, जय श्री कृष्णा। अब हम लोग देखेंगे क्या, श्रेणी जनरेटर, सीरीज जनरेटर। आज सीरीज जनरेटर को शुरू करते हैं, ठीक, और देखते हैं क्या होगा। और यहां पर जिस तरीके से हम आपको बताएंगे
सब आसान आसान तरीके से बताएंगे। आज इस जनरेटर में जो जो चीजें लगी हुई है, ये नाम अभी हम आपको लिखा देते हैं। आगे बार बार इसका नाम नहीं लिखाएंगे, इसीलिए जब आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो सारा नाम आप एक दिन लिख लीजिएगा, जो हम आपको प्रॉपर में बोलेंगे। सीरीज जनरेटर यानी श्रेणी जनरेटर क्यों बोलते हैं कि इसमें देखिए, ये आर्मेचर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड लगा होता है और उसी के सीरीज में लोड लगा होता है। और लोड आप लोग को पता है जनरेटर पे कौन सा लोड लगता है जी? ये भी बात कितना लोगों को पता नहीं रहता, जानता है बता देंगे, ओ हो यही बात था सर। तो जनरेटर पे क्या लगाते हो लोड के रूप में? जनरेटर पे बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज जो भी लगाते हो, यही आपका लोड होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिए। एक लड़का कह रहा है यहां से 72 बताए, यहां से 72 बताएं गुरुजी, यहां से बहुत जरूरी है। उससे पहले हम क्या कर रहे थे? नाच कर रहे थे। जितना भी क्लास आपका पीछे लिया गया है उसमें क्या कर रहे थे? भांगड़ा कर रहे थे, उसमें समझा रहे थे। अजीब अजीब लीला है यार। मतलब लगता है कि ऑर्डर चलाता है, यहां से ठीक से करो, नहीं तो क्या बात है। टीसी सीरीज जनरेटर में कनेक्शन फील्ड का सीरीज में होता है, लोड भी सीरीज में होगा। एक बात आपको स्पष्ट रूप से सब लोग को शुरू से बता रहे हैं कि किसी भी जनरेटर में जो वोल्टेज ईएमएफ पैदा होता है, जो ठीक है अमित राज जी, सही बात है, गुस्सा नहीं करना मेरी बातों को। जो लोग गुस्सा करेंगे फिर क्या होगा? जहां से कुछ मिलता है ना, कहते हैं गांव में कहावत है कि दूध वाली गाय का लथार ही सही है। तो जहां से कुछ मिल रहा है ना, वहां से सुनिए, इस चीज को दिल से ना, मेरे बात को कह के दिल मत तोड़ लेना, ठीक है? दिल नहीं तोड़ना है, ठीक है? ठीक है, चलिए देखो बाबू, पढ़ाने दो, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। मजा का काम है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम आपका किल हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। डीसी जनरेटर में अब सबसे पहली बात, सबको पता है कि ईएमएफ पैदा होता है आर्मेचर में। क्या? आर्मेचर में। आर्मेचर में जब ईएमएफ पैदा होगा यानी वोल्टेज पैदा होगा तो करंट निकलेगा आर्मेचर से, और आर्मेचर से जो करंट निकलेगा, आर्मेचर से करंट जो निकलता है उसको बोलते हैं आई ए, आर्मेचर धारा। और यही करंट जाता है सीरीज फील्ड में, और सीरीज फील्ड के करंट को बोलते हैं आई एस ई। और सीरीज फील्ड के करंट, एस का मतलब सीरीज, आई का मतलब करंट, सीरीज फील्ड का करंट, यही करंट जाता है लोड में, तो लोड में जाने वाली करंट को बोलते हैं आई एल। ठीक है, आर्मेचर का अपना रेजिस्टेंस होता है। यहां तीन चार चीज यहां पर लिखने बाबू, इसको जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आर्मेचर है, तब ईजी पैदा कहां होता है? ईजी पैदा होता है आर्मेचर में, चाहे कोई भी टाइप हो, आर्मेचर में। आर्मेचर के रेजिस्टेंस आर ए जो है वो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, आर्मेचर प्रतिरोध। इसको जरूर लिखिए पहले, आज बहुत जरूरी है, इसी को लिखाकर काम चलाएंगे। आर्मेचर प्रतिरोध बोलेंगे। और देखिए आई ए, आई ए किसको कहते हैं बाबू? आई ए का मतलब आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा किसमें? एम्पियर में। ये देखिए यहां आर एस ई, एस ई का मतलब सीरीज फील्ड का प्रतिरोध, आर एस ई, ये बहुत जरूरी है, सब मोटर में आपको आएगा लगभग। सीरीज यानी श्रेणी फील्ड का प्रतिरोध, ये समझिएगा तभी बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है, ये आई एस ई है। आई एस ई क्या होगा? यहां नहीं लिखे है ना, ठीक है लिख देते हैं। आई एस ई सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड का धारा आई एस ई।
और यही जा रहा है लोड करंट में, तो लोड करंट को सूचित करते हैं IL से। IL भार धारा, भारा लिखा गया यार, भार धारा या लोड करंट आप लोग आराम से कह सकते हो। लोड करंट जो आपके जवान पर सुटेबल बैठे वो जरूरी है, ठीक है। अब आइए, यहां पर लोड है, यहां के वोल्टेज को, लोड पर जो वोल्टेज हम लोग को मिलता है, लोड को जो वोल्टेज मिलता है कहां से मिलता है? सबको पता है कि जनरेटर के ऊपर में टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलता है उसको VT बोलते हैं, और वही टर्मिनल वोल्टेज लोड पे जाता है उसको VL बोलते हैं। तो यहां पर आपको कहीं कहीं VT लिखा हुआ मिलेगा या कहीं कहीं VL लिखा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज, कंफ्यूज नहीं होना बाबू, लोड वोल्टेज, VT टर्मिनल वोल्टेज, VL लोड वोल्टेज, इतना बात ध्यान रखिएगा। ये नाम आपको स्पष्ट रूप से आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसको स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है। ये चीज आपको सब जगह हम बोलेंगे, आर्मेचर करंट को RA लिखेंगे, यानी आर्मेचर में जो क्वाइल लगाते हैं हम लोग, क्वाइल पीछे भी आपको वीडियो लेक्चर में दिखाएं, वीडियो के साथ दिखाएं, आर्मेचर में जो क्वाइल लगाएंगे उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो बस आगे बढ़े, ये आप जरूर लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे अभी हम। ये नोट्स में फिगर लिखिएगा और फिगर के जस्ट नीचे इसको लिख लीजिएगा, जस्ट नीचे, ठीक है, ताकि सारा चीज आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। अब हमारा काम तो लिखना और मिटाना है, और आपका काम है लिख कर संजो कर रखना और अपने दिमाग में इसको एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड की तरह रखना, ताकि जब भी हम बोलें आप खट से समझ जाएं, आपका दिमाग आराम से समझ जाए। चलिए, अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर, आर्मेचर मतलब जिसमें करंट पैदा होता है, आर्मेचर ये, और फील्ड वाइंडिंग, ये वाला फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे सीरीज जनरेटर के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा जनरेटर आप कभी नहीं देखे होंगे, आप जनरेटर केवल इस तरीके का देखते हैं, उसी के अंदर में आर्मेचर होता है, उसी के अंदर में फील्ड होता है। ये कनेक्शन जो होता है ना, कनेक्शन इस तरीके का होता है, ये देख रहे हैं ना, कनेक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है, सिर्फ कनेक्शन का कहानी चलता है। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, देखिए जब आर्मेचर में करंट पैदा होता है तो आर्मेचर का टोटल करंट घुस जाता है किसमें? फील्ड वाइंडिंग में। आर्मेचर अत्यधिक करंट पैदा करेगा, कॉइल अगर पतला रहेगा तो कॉइल जल जाएगा, इसीलिए इस सीरीज फील्ड का जो कॉइल होता है वो टर्न क्या होता है? मोटा होता है, और टर्न की संख्या क्या होता है? कम होता है। यानी कॉइल का जो मोटाई है, कॉइल जो है वो मोटा होता है, और टर्न क्या होता है? कम होता है। ये लाइन पूछा जाता है आपसे, टर्न कम होता है। अब देखिए, फील्ड वाइंडिंग मोटी तार और कम टर्न की बनी होती है, बात स्पष्ट रूप से आ रहा है, क्लियर दिमाग में। इस जनरेटर को कांस्टेंट लोड पर चलाया जाता है। किस पर चलाया जाता है? कांस्टेंट लोड पर, ठीक है। अब एक बात आप समझिए, इस जनरेटर को कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते। आप बोले सर क्या बोल दिए, ये क्या हो गया? तो जब आपको हम ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, करंट कब प्रवाहित होगा? जैसे मान लीजिए आपका कोई सप्लाई सोर्स है वोल्टेज देने वाला, ठीक है बाबू, बहुत बच्चा की तरह समझा रहे हैं बाबू, ठीक है। जो आदमी खेल खेल में लेगा ना तो जिंदगी में रेलाएगा, कोई काम नहीं देगा। जिस जुनून से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उस जुनून का 10% जुनून लेकर भी पढ़ा करिए। हम यही कहेंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। बाकी तमंचा पे डिस्को करने वाला ढेर जगह लोग हैं, बहुत सारी चीज जगह है जहां पर मजा लेने का जगह है, मजा लेने का जगह नहीं है। पढ़ना तपस्वी का काम है,
आप महात्मा बुद्ध को जानते होंगे, आज उतने बड़े विद्वान बने, एपीजे अब्दुल कलाम, अंबेडकर, जीवन के हर यातनाओं को झेला है, तब जाके आज उनको आप याद करते हो। जिंदगी भर आप, आपके बाप याद किया, और आप भी किसी के बाप बनेंगे, वो भी याद करेगा, और वो किसी का बाप बनेगा, वो भी याद करेगा, उसका बच्चा भी याद करेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि लोड पर क्यों नहीं चलाएंगे, कि मान लीजिए अगर लोड हम लोग नहीं लगाएंगे, ये लोड है ना, लोड अगर हटा दें तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये जो हटा देंगे तो तार खुला हुआ रह जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो सबको पता है कि ओपन सर्किट में करंट नहीं बहेगी, करंट का जीरो। इसीलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब आप नहीं लगाएंगे तो करंट प्रवाहित होगा ही नहीं, करंट प्रवाहित होगा नहीं, क्योंकि सर्किट का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए अगर लोड के साथ इसको स्टार्ट करना जरूरी है, तभी आपका जनरेटर वोल्टेज दे पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि क्यों हम बोल रहे हैं सीरीज जनरेटर को हमेशा कांस्टेंट लोड पर चलाना चाहिए। इस जनरेटर को, जनरेटर में आर्मेचर फील्ड और फील्ड वाइंडिंग और लोड आपस में सीरीज में लगा होता है। आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड जब भी लगा होगा श्रेणी क्रम में लगा होगा, इसीलिए इसको सीरीज जनरेटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन करंट का मान जीरो होगा। अगर आप चेक करेंगे वोल्टेज लगा करके तो वोल्टेज आपको दिखेगा। ठीक है, वोल्टेज के लिए दोनों टर्मिनल हमको टच करना पड़ता है। वोल्टेज मापने के लिए प्लस और माइनस वोल्ट मीटर से दोनों को टच करना पड़ता है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है। इस चीज को कंफ्यूज में नहीं रखिएगा, ये बात हमको आपको बता देते हैं। अतः सभी जगह प्रवाहित करंट का मान समान होगा। कह रहा है कि जो करंट पैदा करेगा आर्मेचर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आर्मेचर से जो करंट निकलेगा वही फील्ड में, सीरीज फील्ड में जाएगा, वही लोड में जाएगा, तो सीरीज क्रम में सभी जगह धारा का मान क्या होगा, समान होगा। यानी आर्मेचर से निकलने वाला करंट IA बराबर हो जाएगा सीरीज फील्ड में जाने वाला करंट ISE, वही करंट जाएगा लोड में IL, और टर्मिनल पर मिलेगा I। ये सभी करंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। श्रेणी क्रम में करंट बहने का एक ही रास्ता होता है, इसीलिए सभी जगह करंट का मान क्या होगा, समान होगा। चाहे आर्मेचर का करंट हो, सीरीज फील्ड का करंट हो ISE हो, चाहे लोड का करंट IL हो, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। स्पष्ट है? इसी को हम लोग लिखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बता रहे, ध्यान से देखिए। फिगर वही है, फिगर वही ला दिए। आइए ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हमने कहा कि IA बराबर ISE बराबर IL, और टर्मिनल पर वही I। ठीक है, यानी यहां सभी जगह करंट का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब देखेंगे आप EG मतलब आर्मेचर कितना वोल्टेज पैदा किया, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज EG जो है वो कितना होगा। तो मान लीजिए कि इसके अंदर EG पैदा होता है, तो ये आर्मेचर में, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, वो RA, और आर्मेचर में करंट क्या होता है, IA। तो आपको पता है कि वोल्टेज खपत होता है I इंटू R, तो आर्मेचर में कुछ वोल्टेज खपत हो जाएगा, तो आर्मेचर का करंट होता है IA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो RA, मतलब IR यानी IA इंटू RA, इतना का वोल्टेज आर्मेचर में खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो जो बचेगा अब जाएगा सीरीज फील्ड में, तो यहाँ सीरीज फील्ड भी कुछ क्या करेगा, लॉस करेगा। तो सीरीज फील्ड का करंट ISE और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस RSE। मतलब सबको पता है कि वोल्टेज खपत होता है I इंटू R, तो भैया सीरीज फील्ड का करंट है, इसीलिए SE नाम लिखे। सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड का है, इसीलिए RSE बोले, कोई नया अंतर नहीं लिखे। आपको लगेगा कि एलियन वाला यूज कर रहे हैं, नहीं, वही बात है, बस नाम जिसका है, जिसका खपत होता है उसके घर का नाम लिखोगे ना ISE। आप कहोगे कि लड़का ने पीट दिया, किसका लड़का, जिसका लड़का है उसका नाम देना पड़ेगा, फलनमा का बेटा पीट दिया। तो जो वोल्टेज खपत करेगा वहां का रेजिस्टेंस, वहां का करंट को गुना करेंगे, तब वहां का वोल्टेज खपत निकलेगा। ठीक है, टू द पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि अब देखिए, अब ये तो इसमें खपत हो गया कुछ, इसमें अब मिला कितना, वोल्टेज टर्मिनल पर VT मिलता है। तो स्पष्ट रूप से आपको पता है कि मान लीजिए हम वैल्यू के साथ लिख रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि आप टर्मिनल पर 240 वोल्टेज आपको मिल रहा है,
ठीक है, यहां पर 240 मिला, अरे भाई काहे बकलोल जैसे करते हो। यहां पर खपत हो गया 20 वोल्टेज, आर्मेचर में खपत हो गया 10 वोल्टेज। आप हमको बताइए कि जनरेटर कितना वोल्टेज पैदा कर रहा है, बताइए, आपको समझ में आ जाएगा, सही जवाब दोगे समझ में आ जाएगा। वही कहानी यहां कैलकुलेशन में लिख दिया, कोई नया चीज नहीं लिखा। ठीक है, बताइए, बता दीजिए कि आपका जनरेटर कितना वोल्टेज पैदा करना चाहिए, आपका जनरेटर कितना वोल्टेज पैदा कर रहा है, बताइए, लिखिए। आपका वोल्टेज, आपका जनरेटर कितना वोल्टेज पैदा कर रहा है, बताइए। जय हो प्रभु, जिन जिन देखा तीन, क्या कहते हैं, जिन देखा तीन मूरत तैसी, हमको अभी भूल गए। क्या बात है। टर्मिनल पर अगर आपको 240 मिल रहा है, 20 वोल्ट इसमें खपत हो जा रहा है और 10 वोल्ट इसमें खपत हो जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज जो पैदा किया है, वाह 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 राम जी, इसी बराबर 240 प्लस 20 प्लस 30, तो 270 वोल्टेज ने पैदा किया जी। सब कोई सवाल को पगला गए। टर्मिनल पर मिल रहा है 240, तो जितना पैदा करता है उतना टर्मिनल पर मिलता है? कैसे होशियार लोग हैं आप लोग, जितना जनरेटर पैदा करता है उतना टर्मिनल पर मिलता है। तो कुछ खपत हो गया, हम बोले 10 वोल्ट खपत हो गया आर्मेचर के अंदर में, और 10 वोल्ट खपत हो गया सीरीज फील्ड में, सॉरी 20 वोल्ट और 240 मिल रहा है, तो टोटल 270 वोल्टेज ना मिलेगा। बुझा रहा है बात हम क्या कर रहे हैं कि नहीं बुझा रहा है? चलिए, बुझा गया तो बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझ में, ये देखिए अब यहां पर 270 कर रहा है, ईजी 270 है, यही निकालना है। कर रहा है ईजी बराबर टर्मिनल वोल्टेज, मान लीजिए हम लोग माने थे 240, यहां पर जो है देखिए अब क्या लिखा है, एक स्टेप हम आपको एक्स्ट्रा लिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लिखा देते हैं ईजी बराबर, इसी स्टेप को लिख देते हैं आगे, बीच में थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस स्टेप के पहले ये स्टेप आप लोग लिखिएगा, ईजी बराबर टर्मिनल वोल्टेज VT प्लस टर्मिनल वोल्टेज VT प्लस क्या IaRa, जो इसमें खपत हो रहा है, प्लस इसमें जो खपत हो रहा है वह ISE इंटू RSE। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है, सबको पता है कि IA बराबर ISE है, तो IA ISE बराबर है, तो इसको दोनों को कॉमन ले लिया यहां पर और RA प्लस RSE को लिख दिया। ठीक है, इसी से अगर टर्मिनल वोल्टेज पता करना है तो क्या कि ईजी में से इस पूरे को घटा दिए तो पता चल जाएगा टर्मिनल पर कितना मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो स्पष्ट रूप से बात हमें लगता है समझ में आ गया होगा, क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज यहां से डरना नहीं है, पूरा क्लियर याद रखिए, 2 बार पढ़िएगा, सारा कहानी समझ में आ जाएगा। हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे समय में क्लियर याद आ जाएगा। अब पावर डिलीवर्ड टू डेवलप पावर, मतलब अंदर में कितना पावर पैदा करता है। कोई भी जनरेटर जो पावर पैदा करता है वो कितना होता है, सबको पता है पावर होता है V इंटू आई। तो आर्मेचर में जो पावर कहां पैदा होता है, विद्युत शक्ति कहां पैदा होता है, आर्मेचर में। तो आर्मेचर के वोल्टेज जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईजी, और आर्मेचर में करंट होता है IA, इसीलिए इसका नाम होता है ईजी इंटू IA। सोते जागते खाते पीते रोते गाते आपसे कोई पूछे कि आर्मेचर में, जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति ईजी इंटू IA, ईजी इंटू IA, ईजी इंटू IA, यही घटना है। ये आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति है, हमेशा याद रखिएगा, हर बार आपको परेशान करेगा नहीं तो। अब जरा सा देखिए, पावर डिलीवर्ड बाय, पावर आपको कहां मिलता है, डिलीवर्ड पावर का मतलब, डिलीवर्ड पावर का मतलब क्या, जो डिलीवरी आपको देता है, आपको जो जनरेटर देता है वो कहां देता है, लोड पर देता है। कहां पर देता है, लोड पर। तो डिलीवर्ड पावर को अपन क्या बोलते हैं, जो आपको देता है, तो शाफ्ट पर देता है, तो यहां पर देता है टर्मिनल वोल्टेज। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं सर, टर्मिनल वोल्टेज को आप बोले थे VL और टर्मिनल पर लोड पे करंट को बोलेंगे IL। तो VL इंटू IL जो है ये आपको आउटपुट पावर है
जो जनरेटर आपको टर्मिनल पर देता है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज जनरेटर के कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसका उपयोग आज पढ़ के खत्म कर देते हैं। ठीक, कह रहा है कि इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, याद रखें, कह रहा है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग प्राय हम लोग कहाँ करते हैं, बूस्टर जनरेटर के रूप में करते हैं। तो नेक्स्ट इसका उपयोग पढ़ेंगे, बहुत टाइम हो गया, इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, इसी को लेकर के चलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज लिखी भी नहीं है, लिख करके आपको बताएंगे। ठीक है, बोलिए। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट जो आपका क्लास चलेगा उसमें हम आप सारी चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आप बोलिए, आप लोगों को कुछ कहना है। मंत्रेश कुमार जी, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ये जो फतिंगे की तरह करते हो ना यार, इससे जिंदगी कुछ नहीं होने वाला है, बात याद रखिए। ठीक है, इस कहते हैं कि किसी दीपक के लो पर इधर से इधर उड़ोगे, फड़फड़ाओगे, जल जाओगे, जमीन में गिर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो चमक दमक देख करके जाते हो और करते हो, तो नुकसान किसका है? आपका है, मेरा नहीं है। हम जो लगातार मेहनत करते हैं, बीच में सभी लोग बात करने लगते हो, यार बात नहीं करना, थोड़ा सा। अच्छा यार, बात करेंगे बाद में, ठीक है? नहीं, कल आपका क्लास आई थिंक नहीं चलेगा। ठीक है, तो सभी लोगों से रिस्पेक्ट है कि आप लोग कम से कम शेयर करिए। देखिए, मजा तब आता है जब बहुत लोग आते हैं, तो हमें भी बहुत मेहनत करने की मन करता है, इच्छा करता है। एक एक क्लास को लेने के लिए, 1 घंटा की क्लास को लेने कम से कम 3 घंटा इस पर काम करना पड़ता है। इस पर 3 घंटा अगर हम काम करते हैं, सोचिए जरा सा, आपको भले पता नहीं तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह के टाइपिंग क्लास को देकर के क्वेश्चन टू द पॉइंट एनिमेशन फिगर वीडियोस के साथ पढ़ाने के लिए ये जो सेटिंग होता है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ये आपको बहुत लोग नहीं करा पाते क्योंकि बहुत टाइम लगता है। सब आदमी हाथ से लिख कर एबीसीडी कर रहे होते हैं। क्यों? आपको अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से अगर आपको पढ़ाते हैं तो टाइम लगता है इसमें। ठीक है, तो कम से कम सभी लोगों से रिस्पेक्ट है, कम से कम क्लास सामने में ना सही, लेकिन क्लास इंड होने के बाद भी आपको इस तरह की क्लास में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या चीज आपको और चाहिए, ये चीज आप मेंशन करके 2-3 लाइन लिखते हैं। तो कभी कभी हम बैठते हैं तो कमेंट पढ़ते हैं, तो फिर हमको अपने अंदर एक लगता है कि हाँ, आप लोग के दिल में जो इच्छा है, क्योंकि हम आपके लोग के लिए काम करते हैं, तो आप लोग को क्या अच्छा चाहिए, क्या डिमांड है, उसी पर हम काम करेंगे। हम अकेले भाषण देते रहेंगे मोदी जी की तरह, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। विकास जरूरी है, काम जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि सर और पढ़ाइए, अभी आए का नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बहुत हो गया। आप नोट करिएगा, ईमानदारी से अगर नोट करिएगा ना बाबू, तो पता चल जाएगा कितना देर। बहुत अच्छा है सर। ठीक है, पप्पू कुमार जी कहते हैं बहुत अच्छा है। थैंक यू सभी को, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की क्लास जब चलेगी। आपको बता दें, ये क्लास आपको शुक्रवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार चलता है थ्योरी की क्लास। बाकी निम्मी के एनालिसिस चलता है, वो बहुत जरूरी है। एग्जाम में आजकल एकदम टू द पॉइंट पूछा जाने लगा, सभी लोग इसको पढ़ाते हैं, हम भी अपने तरीके से आपको बताते हैं इसी अंदाज में। वहां पर आइए, डेली 7 बजे 1 घंटा आप यहाँ पर दीजिए। आप अगर इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, 1 घंटा मेरे साथ जुड़िए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।